बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए 4 रातें कहानी का तीसरा हिस्सा लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। मगर बाथरूम में जिसने मेरी नाक साफ की वो अमिश ये सोच कर दहल कर रह गया। इसके जिस्म में एक खौफ की लहर दौड़ गई। वो उठकर कपड़े चेंज करने चला गया। चलें आज छत पर चाय पीते हैं और वॉक करते हैं। साशा ने खाने की मेज पर आमिश को खामोश देखकर सिलसिलाए कलाम जोड़ा। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है, फिर किसी दिन। आमिश ने नजरें उठाकर इसकी तरफ देखते हुए कहा और दोबारा खाने में मसरूफ हो गया। चले ना, काफी दिन हो गए हैं हमने छत पर बैठकर चाय नहीं पी और आपका डिप्रेशन भी दूर होगा। साशा ने अब इसरार किया, जिस पर आमिश इनकार नहीं कर सका और गर्दन हिलाकर हामी भर ली। आमिश खाने से फारिग होकर छत पर जा चुका था और साशा किचन में चाय बनाने में मसरूफ थी। आमिश की आदत थी कि वो खाने के फौरन बाद चला जाता था और जब तक साशा ना आ जाए वो वॉक करता और मोबाइल इस्तेमाल करता था। फिर साशा के आने के बाद दोनों एक साथ चाय पीते और वॉक करते हुए बातें करते। आमिश को आज न जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे और अपने ही घर की छत पर खौफ महसूस हो रहा था। घर की छत बहुत कुशादा थी, जिसमें एक तरफ कई किस्म के गमले रखे हुए थे और खुशबूदार फूल भी। 400 अंधेरे का राज था, जबकि इक्का दुक्का घरों की लाइट्स ऑन नजर आ रही थी। आमिश बजाय मोबाइल इस्तेमाल करने के आज बेचैनी से साशा का इंतजार कर रहा था और इसकी नजरें एक अनजाने खौफ को समोए हुए आसपास हर जगह भटक रही थी। कुछ देर में साशा हाथ में ट्रे लिए हुए सीढ़ियों से ऊपर आती नजर आई, जिस पर आमिश ने सुकून का सांस लिया और कुर्सी लेकर बैठ गया। वो दोनों चाय पीने में मसरूफ हो गए और साथ साथ बातें भी। चलें वॉक करते हैं। साशा ने कुछ देर में वॉक का इरादा जाहिर किया, जिस पर दोनों अपनी जगह से खड़े होकर वॉक करने लगे। वो दोनों कुर्सियों पर एक दूसरे के मुकाबिल बैठे हुए थे, जबकि बीच में एक छोटी टेबल मौजूद थी और इस पर पानी का जग और गिलास था। साशा एक बात बताओ मुझे, आमिश ने एक नुक्ते पर निगाह जमाते हुए चाय का घूंट भरकर कहा। जी पूछें। वो जो आमिश के साथ कदम से कदम मिलाकर छत पर एक जानिब से दूसरी जानिब वॉक कर रही थी, सवालिया नजरें उठाते हुए पूछा। इस रोज जब मेरी नाक से खून बह रहा था और तुम मेरे लिए दवा लेने गई थी तो तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई थी? मेरा मतलब है आने में। आमिश के कदम अपने सवाल के साथ रुक गए थे और साशा की तरफ मुंह करके मतवज्जो हो गया। अरे हाँ, मैं जब नीचे फर्स्ट एड बॉक्स लेने गई तो वो अपनी जगह पर नहीं था। मुझे ढूंढने में टाइम लग गया था। फिर वो मुझे काफी देर बाद डाइनिंग टेबल पर सामने ही रखा नजर आया। साशा ने तसल्ली से जवाब दिया, जिस पर आमिश करके रह गया। आमिश अपनी बीवी की तरफ से तसल्ली और दूसरी तरफ से खौफ दोनों के साए में था, जिससे वो अजीब कश्मकश का शिकार था। कभी तो वो बहुत डरा हुआ और कभी बिल्कुल सुकून में हो जाता था। इसे यकीन था कि इसकी बीवी इसके साथ मौजूद है और बाथरूम में जिसने इसे गले लगाया था वो इसकी बीवी नहीं थी। क्या हुआ आमिश, क्या सोच रहे हैं आप?
ساشا کے سوال پر وہ ایک دم سوچوں سے باہر آیا اور ذہن چھٹک کر ساشا کی جانب دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے چاند کی مدھم سی چمک اپنی بیوی کے چہرے پر پڑتے ہوئے کچھ خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں یار، بس اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ ساشا بھی اس کی خاموشی پر کچھ نہ کہہ سکی اور آمش کے ہمراہ ایک بار پھر قدم اٹھانے لگی۔ آمش ساشا کے ہمراہ چھت کے ایک کونے پر تھا۔ جب وہ پلٹ کر دوسری جانب کو چلنے لگا، اسے محسوس ہوا کہ اس کی کرسی اب اپنی جگہ نہیں ہے جہاں پر پچھلے 15 منٹ سے واک کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پہلے پہل اسے اپنا وہم محسوس ہوا کیونکہ اس نے واک کرتے ہوئے کرسیوں کی پوزیشن پر کچھ خاص غور نہیں کیا تھا، لیکن اب اس نے غور کرنا شروع کر دیا تھا تو اسے یقین ہو گیا۔ اٹھتے وقت میں ساشا کے سامنے بیٹھا تھا اور میری کرسی بالکل سامنے تھی، ٹیبل کی دوسری سائڈ پر۔ آمش نے خود سے سوال کیا۔ اس کا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر چھت کے بیچ میں موجود اس کرسی ٹیبل کے پاس سے گزر کر دوسری جانب گیا تھا کہ اب کی بار اسے کرسی سرکنے کی آواز آئی۔ پلٹ کر دیکھا تو کرسی پہلے والی جگہ پر تھی جہاں اس کے اندازے کے مطابق ہونی چاہیے تھی۔ ساشا چلو نیچے۔ وہ ساشا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ کیا ہوا آمش؟ ساشا اس کے اچانک بدلتے ہوئے روپ پر حیران و پریشان رہ گئی۔ آمش بغیر کسی جواب کے اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے نیچے کی طرف اتر رہا تھا۔ ابھی مشکل سے 4-5 سیڑھیاں ہی اترے تھے کہ ایک زوردار آواز آئی، جس کے بعد کرسیوں کے گرنے اور کانچ کے جگ کے ٹوٹنے کی آواز تھی۔ آمش نے اپنی رفتار تیز کر دی اور وہ دونوں قریباً بھاگ کر نیچے فلور پر پہنچے۔ آمش اسے لے کر سیدھا کمرے میں گھس گیا۔ آمش کیا ہوا؟ آخر آپ کیوں بھاگے ہیں چھت سے؟ ساشا کی حیرت تمام تر بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ آمش نے گھر کے چوکیدار کو اوپر آنے کا حکم دیا۔ آمش کی سانس اکھڑی ہوئی تھی اور وہ ساشا کی کسی بات کا جواب دیے بغیر بے چینی سے کمرے میں چلنے لگا۔ کمرے کا دروازہ بجا تھا جب اس کے قدم ایک دم رکے۔ کون؟ اندر سے ہی پوچھا۔ صلاح الدین ہوں صاحب، آپ نے بلایا تھا، باہر سے آواز آئی۔ آمش نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر تسلی کی۔ باہر اس کا چوکیدار ہی تھا۔ بابا، اوپر سے ابھی کچھ گرنے اور ٹوٹنے کی آواز آئی ہے، ذرا چھت پر جا کر دیکھو کیا گرا ہے۔ آمش نے اسے حکم دے کر دروازہ بند کر دیا۔ آمش کیا ہوا؟ کچھ تو بتائیں، کیسی آواز ہے؟ پلیز اب بہت ہو گیا، اب مجھے بتائیں آخرکار چل کیا رہا ہے؟ یہ سب ساشا نے پریشانی میں غصہ اپناتے ہوئے پوچھا۔ رک جاؤ، آمش نے روبدار آواز میں جواب دیا اور انگلی سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ موبائل کی گھنٹی بجی اور آمش نے رک کر چارجنگ پر لگا موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف شایان لائن پر تھا۔ آمش، تجھے یاد ہے نا کیا کہا تھا میں نے؟ کیا کرنا ہے آج تو نے؟ شایان کی آواز آئی۔ ہاں یار، یاد تو ہے، لیکن میں ساشا کو ان سب چیزوں کی کیا وجہ بتاؤں گا؟ اسے میں نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ آمش نے ٹہلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر دھیمی آواز میں جواب دیا۔ یار تو بول دے کچھ بھی، اسے سنبھال لے کسی طرح بھی، لیکن آج یہ کر کے ضرور دیکھ۔ میں نے جب سے اس لڑکی اور بچی کو دیکھا ہے، یقین کر میری حالت ابتر ہو گئی ہے۔ اس کی وہ آواز میرے کانوں میں رہ رہ کر گونج رہی ہے۔ شایان نے اپنے خوف کا اظہار کیا، جس پر آمش کے بھی پسینے چھوٹ گئے تھے۔ بول رہا تھا تجھے میں، مت چل اس طرف، تو نہیں مانا، اور سوچ میں کیسے یہ سب جھیل رہا ہوں۔
میری کیا حالت ہوگی؟ ابھی ابھی ایک مسئلہ اور ہوا ہے۔ آمش نے موقع پاتے ہی اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور سارا الزام شایان کی طرف تھوپ دیا۔ کیا مطلب کیا ہوا ہے؟ شایان نے چونکتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ آمش بے چینی سے کمرے کے باہر ٹہلتے ہوئے بابا کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف تھیں۔ اچھا یار، بات سن، یہ بتا، ہم نے جو لڑکی اور بچی جھاڑیوں میں دیکھی تھی، یہ وہی تھی نا؟ شایان نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ بھائی 100% وہی دونوں تھی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہم نے جنہیں دیکھا ہے وہ… آمش اتنا کہہ کر چپ کر گیا۔ ہاں یار، تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے پوری گردن گھما کر کہا تھا۔ تم چاہتے تو بچا سکتے تھے، اور یہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ نہ وہ دہشت ناک آواز کسی انسان کی تھی۔ دوسری طرف وہ بالکل ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہو۔ یار، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اتنے دن پہلے ایکسیڈنٹ، اور وہ دونوں اب تک وہیں اسی حالت میں؟ شایان نے اپنا شک ظاہر کیا اور دونوں طرف ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ چل یار، میں فون رکھ رہا ہوں، تو صرف آج کیمرے کی موجودگی میں سونا اور جیسے میں نے بتایا ہے وہ سب ضرور کرنا۔ چل ٹھیک ہے یار، دعا کر کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے۔ آمش نے التجائیہ لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کی نظریں سیڑھیوں کی جانب لگی ہوئی تھی، جہاں سے اچانک ایک چیخ سنائی دی۔ اس آواز کو سن کر آمش کو ایسا لگا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ آمش ڈرتے ڈرتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، لیکن اوپر چڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بابا، بابا! وہ ڈرتے ڈرتے بابا کو آواز لگانے لگا، لیکن اوپر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے بمشکل ہمت باندھ کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف قدم رکھا، لیکن 2-4 قدم سے زیادہ نہیں چڑھ سکا۔ اس کی ہمت نہ ہو سکی۔ بابا، بابا صلاح الدین، آواز سن رہے ہو میری؟ ایک بار پھر آوازیں لگانے لگا، لیکن اوپر سے مکمل خاموشی کے سوا کچھ بھی نصیب نہ ہوا۔ البتہ اس کی آواز واپس آتی سنائی دی، جو ایک عجیب سی بات تھی۔ ایک بار پھر ہمت کر کے وہ ذرا سا اور اوپر چڑھا، جبکہ ایک پوری سیڑھی ابھی باقی تھی جو چھت سے ملتی تھی۔ یکایک ایک بار پھر خوف نے آ گھیرا اور وہ واپس پلٹ گیا اور نیچے اترنے لگا۔ بمشکل 2 قدم اترا ہوگا کہ کوئی چیز لڑکتی ہوئی اس کے پیروں سے آ کر ٹکرائی، جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور کمر کے بل سیڑھیوں پر ہی گرا۔ وہ صلاح الدین بابا تھے، جو سیڑھیوں پر نہ جانے اچانک کہاں سے لڑکتا ہوا آ کر آمش کے پیروں سے ٹکرایا تھا۔ صلاح الدین بابا بے ہوشی کی حالت میں سیڑھیوں پر لڑکتا نیچے آیا تھا، لیکن آمش کو ٹکرانے سے پہلے اس کی کوئی آواز تک نہ تھی، نہ ہی اس کے لڑکنے کی آواز تھی۔ بابا، بابا کیا ہوا؟ اٹھو بابا! وہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، چونکہ آمش بابا کے اوپر ہی گرا تھا، کسی قسم کی چوٹ سے محفوظ رہا تھا۔ بابا کو اس حالت میں دیکھ کر آمش کے طوطے اڑ گئے۔ ایک نظر اوپر چھت کی جانب ماری، جہاں سیڑھیوں پر اندھیرا اور سناٹا خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ آمش فوراً بابا کو لے کر کمرے کی طرف بھاگا اور اس پر پانی ڈال کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام۔ ابھی وہ بابا کو ہوش میں لانے کی کوشش میں تھا کہ اسے نچلے فلور سے ایک زوردار آواز سنائی دی۔ اس بار آواز پر ساشا بھی چونک گئی تھی۔ اس آواز نے ماحول کو مکمل طور پر خوف کی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تم نے سنی یہ آواز؟ آمش نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ ساشا نے اس بات میں سر ہلایا اور
وہ सहमी हुई आमिश की जानिब देखने लगी। साशा, तुम बाबा को देखो, पानी वगैरह मारो और होश में लाने की कोशिश करो, मैं चेक करता हूँ। आमिश ने हिम्मत करके खड़े होते हुए कहा। नहीं आमिश, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप यहीं रुके प्लीज। साशा ने घबराहट के मारे में इल्तिजा की। उसकी इल्तिजा में भी जैसे पुरस्रारियत हो। बस 2 मिनट, मैं चेक करके आया, कहकर वो कमरे से निकल गया। कमरे से निकलकर फूंकते हुए कदम रखता वो नीचे की जानिब उतरने लगा। ये सीढ़ियां इनके हाल नुमा कमरे में जाकर उतरती थी, जो इनका टीवी लाउंज भी था। हॉल के वस्त में लगा तज़ीनो आराइश की गर्ज से झिलमिलाता हुआ फानूस तेजी से हिल रहा था, मानो अभी गिर जाएगा। फानूस बिलाशुबा बहुत बड़ा और खूबसूरत सा था, साथ ही इतना वजनदार था कि हल्की फुल्की हवा इसे हिला भी नहीं सकती थी। वो इतनी तेजी से झूल रहा था कि गोया किसी ने इसे बाकायदा हिलाया हो। फानूस की जलती बुझती रोशनी और इसके शीशों की खड़खड़ाहट इस पुरस्रार माहौल को और भी खतरनाक बना रही थी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है, इसने खुद से कहकर सीढ़ियों से नीचे कदम बढ़ाना शुरू किया ही था कि वहां तमाम लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो गई। लाइट्स का बंद होना आमिश के लिए इंतहाई गैर मुतवक्को था। आमिश ने वापस भाग कर कमरे का रुख किया और कमरे के बाहर स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो तमाम स्विच ऑफ थे। इसने जल्दी से ऑन करके कमरे में घुसने ही में गनीमत जानी। बाबा को अब कुछ होश आने लगा था। साशा इससे फासले पर खड़ी इसे आवाजें देकर जगाने की कोशिश में लगी हुई थी। आमिश ने बाबा को कमर से सहारा देकर बिठाया और वो बदहवासी के आलम में इधर उधर का जायजा लेने लगा। क्या हुआ बाबा? जो ही इसके औसान बहाल हुए वो साशा की तरफ देखकर एकदम खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ लपका। बाबा क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? हम दोनों ने ही हैरानगी से पूछा। हम जा रहे हैं यहाँ से, हम यहाँ काम नहीं करेगा, वो झड़कने के अंदाज में कहकर तेजी से कमरे से बाहर निकला था। आमिश जो ही इसके पीछे जाने की गर्ज से कमरे से बाहर निकला, तमाम लाइट्स ऑन देखकर हैरान हुए बगैर न रह सका। स्विच बोर्ड पर मौजूद तमाम स्विच ऑन थे। आमिश बिना रुके सलाहुद्दीन बाबा के पीछे पीछे भागा और गेट के करीब इसके कमरे में इसे रोक लिया। बाबा क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो? ऊपर छत पर क्या हुआ था? आमिश ने अपने हवास पर काबू पाते हुए पूछा। छोड़ो हमें साहब, हम यहाँ काम नहीं करेगा, हम जा रहा है और अपना जरूरी सामान जमा कर रहा था। अरे बाबा, लेकिन हुआ क्या? कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ तो बताओ, छत पर क्या हुआ? आमिश ने इसे रोककर कमरे में मौजूद चारपाई पर बिठाया। साहब, आपने हमें ऊपर भेजा कि जाकर देखो, कुछ गिरा है, आवाज आई है। हम ऊपर गया तो बेगम साहबा और हमना बीबी ऊपर खड़ा हुआ था। वो कपकपाती हुई आवाज में बता रहा था कि आमिश का मुंह ये सुनकर खुला का खुला रह गया। फिर आमिश ने फौरन पूछा। साहब, हमने बेगम साहबा के पास जाकर पूछा कि क्या हुआ है, तो वो हमें जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि हमें देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। वो बौखलाया हुआ बताने लगा। साहब, हमने बेगम साहबा से पूछा क्या हुआ है, तो वो पहले हमें देखकर हंसता रहा, फिर बोलता है वहाँ कोने में कोई बैठा हुआ है, जाकर देखो। हमने वहाँ जाकर देखा तो इधर तो कुछ भी नहीं था साहब, सिर्फ गमला रखा हुआ था। हम गमले को देखने वहाँ गया तो बेगम साहब ने हमें धक्का दे दिया। हम छत से नीचे गिर जाता, लेकिन लोहे का ग्रिल पकड़कर हम बच गया, हम गिरा नहीं। फिर हमने खुद को संभाल के वापस खड़ा हुआ तो बेगम साहबा का चेहरा रोशनी में
सही से नजर आया, वो तो कोई और था। और हमने फिर देखा, हमना बेबी छत से नीचे कूदने की कोशिश कर रहा था। वो दीवार पर चढ़ रहा था। हम भागा इसको बचाने के लिए और इसने हमारे पहुंचने से पहले ही छलांग लगा दिया। हम फौरन नीचे झांका तो उधर कोई भी नहीं था और हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने फिर से धक्का दिया हो। हमने खुद को दोबारा गिरते गिरते बचाया और वापस देखा तो फिर छत पर कोई नहीं था। फिर तो हम नीचे आने के लिए भागा तो टेबल खुद ब खुद हमें पांव पर टकराया। साहब, हम टेबल से दूर था, फिर भी पता नहीं कैसे वो हमारे पांव से टकरा गया और हम जमीन पर गिर पड़ा। फिर पता नहीं क्या हुआ, हमें कुछ पता नहीं साहब। हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। हमें डर नहीं लगता किसी से, लेकिन ये हमें मार देगा। बेगम साहबा पहले हमसे बात करके हमें वहाँ भेजा, फिर इसका चेहरा बदल गया, हमें मारना चाहता था। बाबा ने घबराते हुए उखड़ी सांसों के साथ सारा किस्सा सुनाया और वापस अपना सामान जमा करने लगा। अच्छा बाबा, तुम रुको, सुबह चले जाना बेशक। आमिश ने बाबा को रुकने की इल्तिजा की। हम जा रहा है, अभी यहाँ से जाएगा, तुम भी जाओ इधर से, तुम्हारा घर में कुछ है साहिब। और सामान उठाकर बाहर निकल गया। आमिश को एकदम साशा का ख्याल आया। वो दौड़कर घर के अंदर की तरफ भागा और अंदर पहुंचकर इधर उधर देखने लगा। फौरन ऊपर का रुख किया। कमरे में साशा को पाकर इसने सुकून का सांस लिया और करीब जाकर बैठ गया। इसे महसूस हुआ कि साशा एक तरफ कुछ घूर घूर के देख रही है। बजाय बाबा के बारे में पूछने के, ये क्या देख रही है? आमिश के जहन में ख्याल आया और इसने साशा को कंधे से पकड़कर हरकत दी। साशा, क्या हुआ? क्या देख रही हो? आमिश ने करीब होते हुए पूछा। तुम चाहते तो बचा सकते थे। एक वहशत भरी आवाज आमिश के कानों से टकराई, जो इसकी बीवी के मुंह से निकली थी। आंखें खून की मानंद सुर्ख और चेहरा कई दिनों का थका हुआ लग रहा था। इसने आमिश की तरफ गर्दन मोड़कर कहा। आवाज में कदरे भारीपन था। ये आवाज इस आवाज से मुख्तलिफ ना थी जो इसने झाड़ियों में सुनी थी। आमिश को यूं लगा जैसे इस आवाज ने इसे दूर धकेल दिया हो। आओ देखा ना ताओ फौरन दरवाजे की तरफ लपका और जो ही कमरे का लॉक घुमाया वो बंद था। आमिश ने जोर आजमाई शुरू कर दी। इसकी एक नजर साशा पर पड़ी, जो बहुत परेशान और घबराई हुई इसे देख रही थी। नजरें मिलते ही बाबा के बारे में पूछने लगी। क्या हुआ था बाबा को आमिश? आमिश को इसकी असल आवाज और चेहरे के तासुरात से एहसास हुआ ये एक लम्हे पहले वाली साशा नहीं है। चलो यहाँ से। आमिश ने साशा का हाथ पकड़ा और दोबारा दरवाजा खोला, जो फौरन खुल गया। कुछ देर बाद वो लोग साशा की मामा के घर के बाहर मौजूद थे। रास्ते भर साशा पूछने की कोशिश करती रही, लेकिन आमिश तेजी से गाड़ी दौड़ाता रहा और कुछ भी बोलने से एतराज कर रहा था। साशा, मेरी बात गौर से सुनो। आमिश ने हिदायत करते हुए अपनी बात शुरू की। मैं तुम्हें अम्मी के घर छोड़ रहा हूँ। हो सकता है 1-2 दिन तुम्हें यहीं रुकना पड़े। मेरे साथ घर में कुछ अजीब वाक़यात हो रहे हैं और इसके पीछे एक बड़ी वजह है जो मैं तुमसे बाद में शेयर करूँगा। तुम्हें अपना और हमना का बहुत ख्याल रखना है और मैं इन चीज़ों से निमट कर ही तुम्हें वापस लेने आऊँगा। आमिश ने एक ही सांस में मुख्तसर किस्सा कह डाला और साशा हक्का बक्का इसका चेहरा देखती रह गई। आमिश, प्लीज़ आप भी यहीं रुक जाएं। मेरा दिल डूब रहा है, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। प्लीज़ आमिश। साशा ने फिक्रमंदी से गुजारिश की। नहीं, मैं शायान को लेकर घर जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो।
जाओ अब अंदर, आमिश ने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट समेट कर कहा और गाड़ी घर से बाहर की तरफ निकाल ली। गाड़ी शायान के घर की तरफ दौड़ाते हुए अचानक एक मौका पर आमिश को ये एहसास हुआ कि गाड़ी की पिछली सीट पर कोई मौजूद है। इसने बैक मिरर में देखकर तसल्ली की, वहां कोई नहीं था। अलबत्ता इसका खौफ जो खत्म ही नहीं हुआ था, अब मजीद बढ़ गया था। गाड़ी की स्पीड बेख्तियार तेज हो गई और आमिश दिल ही दिल में अपनी खैरियत से घर पहुंचने की दुआएं मांगने लगा। साथ ही बैक मिरर व्यू में पिछली सीट की तरफ देखता जाता और गाड़ी की अंदरूनी लाइट भी ऑन कर दी। एक लम्हे के लिए इसकी नज़र अपने मोबाइल पर पड़ी और इसके जहन में शायान का ख्याल आया। चंद लम्हों बाद वो शायान के साथ ऑनलाइन था। शायान, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो, आज मेरे साथ मेरे घर रुकना है तुझे। मेरे साथ? तुझे मेरे साथ मेरे घर रुकना है। शायान ने जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल की। अबे क्या हो गया है? इस वक्त शायान ने चौंक कर पूछा, लेकिन अगले ही लम्हे कॉल मुनक़ता हो चुकी थी। शायान के घर पहुंचने से 2 मिनट पहले इसने कॉल की और गेट पर तैयार रहने की हिदायत जारी की। क्या हो गया भाई? अब क्या मसला हो गया यार? शायान ने आमिश के पहुंचते ही सवाल दाग दिया और गाड़ी में बैठ गया। क्या हो गया? अबे ये ना पूछ, अबे ये पूछ क्या नहीं हुआ? भाई पूछ मत, क्या क्या हो रहा है? चौकीदार बाबा भाग गया। लाइट्स खुद ऑन हो जाती हैं और कभी ऑफ हो जाती हैं। कभी साशा अपना रूप बदल रही है तो कहीं लग रहा है कि गाड़ी के पीछे कोई बैठा हुआ है। आमिश ने तिलमिलाकर सारी बात सुनाई और गुस्से में गाड़ी तेज भगाता रहा। ओ भाई, ज्यादा जज्बाती मत बन, अक्ल से काम ले, अक्ल से। वो कोई पहलवान नहीं जिससे तू इस तरह लड़ने जा रहा है, शायान ने समझाने वाले अंदाज में कहा और साथ ही पीछे मुड़कर सीट चेक करने लगा। अबे यार, तो मैं क्या करूं? ये मेरे पीछे पड़ गई है। तुम चाहते तो मुझे बचा सकते थे, तुम चाहते तो मुझे बचा सकते थे। अबे कहाँ से बचाता मैं? अपनी बीवी और बच्ची को लेकर इन दरख्तों में घुसा देता गाड़ी, क्या एक्सीडेंट कर देता गाड़ी का? तो खुद बता यार, तो मेरी जगह होता तो क्या करता? यार मैंने क्या गलत किया है? आमिश तकरीबन रूहानी आवाज में होते हुए गुस्से भरी आवाज में बोला। भाई मैं तेरी बात समझ सकता हूँ, तेरी गलती नहीं, मगर इसे तो समझा सकता है, मगर इसे तू ये बात समझा सकता है। शायान ने ये बात कहकर आमिश के होंठों को सी दिया और सवालिया नजरों से आमिश की जानिब देखने लगा। आमिश तेजी से गाड़ी भगा रहा था। अब सुरदा चेहरा बनाकर गाड़ी की स्पीड कुछ कम कर दी। नहीं यार, लेकिन अब क्या हल है इस मसले का? क्या करना चाहिए हमें? इन कैमरों की मदद से हम क्या करेंगे? सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए तो कल को लोग कैमरे की रिकॉर्डिंग में ये देखें कि मुझे आकर किसी ने मार दिया है, फिर क्या फायदा? आमिश के सवाल ने शायान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इनकी गुफ्तगू के दौरान विंड स्क्रीन पर काले कपड़े नुमा किसी चीज का आकर गिरना, किसी चीज ने सामने का मंजर ओझल कर दिया था। यकायक गाड़ी का हैंडल बाएं जानिब खुद मुड़ा और इसी दौरान उन्होंने महसूस किया कि वो किसी अंधेरे वाली जगह में दाखिल हो रहे हैं। शायान, गाड़ी खुद चल रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था और ब्रेक पर जोर जोर से पाँव मार रहा था। गाड़ी रोक आमिश, गाड़ी रोक। आमिश, क्या हो रहा है? शायान चिल्लाया था। शायान, कुछ कर यार, गाड़ी खुद चल रही है। शायान, आमिश की चीखें गूंज रही थीं। दोनों बुरी तरह चिल्ला रहे थे और साथ ही मिलकर हैंडल को मोड़ने की कोशिश तो कभी दरवाज़ा खोलने की जद्दोजहद करने लगे, लेकिन सब बेसुध।